नमस्कार सभी अधिकारियों कर्मचारियों को। और ये है हमारा पार्ट नंबर 5 प्राज्ञ का, और जिसमें हम जानेंगे सेवा संबंधी हमारे मामले क्या है। यानी सर्विस में जब हम आते हैं सिलेक्ट होके, तो सबसे पहले हमारा ऑफिस में क्या प्रोसेस होती है, हमें क्या करना होता है। तो इसी तरह की जो है कुछ बातें हमें इस पार्ट में दी हुई हैं, और उसकी कुछ शब्दावली दी हुई है जिसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम पाठ को जो है शुरू करते हैं। हाँ, इसके शुरुआत में जो है कन्वर्सेशन दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमें दो जो है व्यक्ति हैं उनके बीच में वार्तालाप है। एक जिसका सिलेक्शन हुआ है और दूसरा जो है वो कार्यालय अधीक्षक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आ रहा है रामकिशोर नाम का एक व्यक्ति है, और ऑफिस में आता है अपने जॉइनिंग लेटर्स के साथ। तो देखिए, रामकिशोर कह रहा है, नमस्कार, मैं रामकिशोर हूँ। मेरी नियुक्ति जो है आपके कार्यालय में अनुसंधान सहायक के पद पर हुई है। और वो कार्यालय अध्यक्ष जो है, अधीक्षक जो है, सॉरी, उनको जो है ये सब बातें कह रहा है, क्योंकि वो ऑफिस में नई उसकी ज्वाइनिंग हुई है, तो वो ऑफिस में नया है। कार्यालय अधीक्षक भी उसको बोलता है, नमस्कार, आइए बैठिए। आपका चयन जो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है, यानी यूपीएससी द्वारा हुआ है। रामकिशोर, मुझे कार्यभार ग्रहण करने हेतु क्या करना होगा? वो पूछ रहा है, नया है। अब जैसे हम नए सेलेक्ट होते हैं, मेरे को बिल्कुल याद है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। तो हमने देखा कि जब हम नए सेलेक्ट होते हैं, तो ये पूरी जो है फेज जो है सभी को इसका सामना करना पड़ता है, सभी के सामने ये आता है। कार्यालय अधीक्षक कहता है, आप कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख को संबोधित करते हुए आवेदन दे दें। अब रामकिशोर जो है, यह लीजिए आवेदन पत्र। अब मुझे वो आवेदन पत्र लिख के ले आता है और फिर वापस बोलता है। अब उसे कार्यालय जो है अधीक्षक बोलता है, अब आपको सेवा पंजी भरनी है। हमारी जो सर्विस बुक होती है ना, फिर हमें वो दी जाती है, वो भरनी है। मुझे बिल्कुल याद है कि मैंने उसमें पूरा भरवाया था मुझसे, जिसमें आप अपने से संबंधित जो है सभी कॉलम भर दें। इसमें फ़ोटो भी देनी आवश्यक है, और आपकी सेवा से संबंधित जो है सभी रिकॉर्ड इसमें रखे जाएंगे, जिसे आप प्रति वर्ष देख सकते हैं। देखो, अपनी सर्विस बुक होती हैं, ये गवर्नमेंट का रूल्स है कि आप जो है अपनी सर्विस बुक को प्रति वर्ष देख सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि किसी किसी ऑफिसेज में जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ पे सर्विस बुक उन्हें नहीं दी जाती है, ना ही उन्हें ये रूल बताया जाता है कि आप सर्विस बुक देख सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं। हमारे ऑफिसेज के अंदर भी अलग अलग रूल्स है, लेकिन मैंने हमारे ऑफिस में भी नहीं देखा है कि हमें कभी सर्विस बुक दिखाई गई है। उसके बाद जो है रामकिशोर जो है, हाँ, आप सर्विस बुक जो है देख सकते हैं। हम कहाँ पढ़ रहे थे, ये देखो, अब यहाँ पे आ गई हूँ। आकस्मिक प्रतिबंधित और प्रतिपूरक छुट्टियों को जोड़कर सभी छुट्टियाँ इसमें छोड़कर सभी छुट्टियाँ इसमें दर्ज होती है। अच्छा, इसमें सीएल वगैरह नहीं, मैं मार्कर थोड़ा चेंज करती हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। हमारी सीएल होती हैं और आरएच होती हैं, और प्रतिपूरक हमारी छुट्टियाँ होती है को छोड़कर सभी छुट्टियाँ इसमें दर्ज की जाती हैं। हमारी ईएल वगैरह होती हैं, या फिर मैटरनिटी वगैरह जो भी लीव हम लेते हैं, वो हमारी इसमें नोट की जाती हैं। तो हम आप देख सकते हैं कि एक साल में पूरी सर्विस बुक के अंदर, अब हम लोग तो पता नहीं, मेरी सर्विस बुक कोलकाता है और जबकि मैं यहाँ हूँ, तो अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम देख सकें। और कोलकाता में थे तभी भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप सर्विस बुक देखिए, ऐसे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। काफ़ी पुराने सीनियर्स बॉस लोग हैं, वो ही नहीं देख पा रहे थे। तो रामकिशोर कहता है कि इसके अतिरिक्त भी क्या कोई अन्य फॉर्म भरने होते हैं? नया कर्मचारी है तो पूछ रहा है। कार्यालय अधीक्षक कहता है, हाँ, इसके साथ साथ आपको भविष्य निधि का नामांकन फॉर्म तथा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना का नामांकन फॉर्म और परिवार का ब्यौरा देना पड़ेगा, तथा गृहनगर की घोषणा का फॉर्म भी भरना होगा। ये नामांकन फॉर्म देने आवश्यक है। आपका गृहनगर कौन सा? क्योंकि सर्विस के दौरान हम 2 बार ही इसे बदल सकते हैं, यानी एक बार तो जो हम देते हैं, उसके दूसरी बार जो है, अगर हम कोई नया घर लेते हैं, या जो है महिलाएं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी शादी हो जाती है तो वो दूसरी जगह जाती है, इस टाइप से हाँ, एक बार वो चेंज कर सकते हैं। रामकिशोर कहता है, क्या यह नामांकन बदला जा सकता है? कार्यालय अधीक्षक, जी हाँ, इन सभी नामांकनों को आप बदल सकते हैं, लेकिन गृह नगर को पूरी सेवा में, ये देखो मैंने अभी बताया ना, पूरी सेवा में एक ही बार बदल सकते हैं।
रामकिशोर, क्या मुझे निवृत्त होने का पेंशन लाभ मिलेगा? और कार्यालय अधीक्षक बोलता है, 1/1/4 से, है ना, 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत आप अपने वेतन का 10% भाग अंशदायी भविष्य निधि सीपीएफ में कटवाएंगे और उतना ही हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाएगा। इन सब को मिलाकर आपको आपकी रिटायरमेंट पर पेंशन मिलेगी। रामकिशोर कहते हैं, इसके अतिरिक्त तो और क्या सुविधाएं जो है मुझे मिल सकती है? ये देखो, ये जो है ये लेसन इसलिए दिया है ताकि हम किसी हमारा कोई जैसे अधिकारियों को इसलिए ये जो है पढ़ने के लिए यहाँ पे देगा कि किसी का नया जो सिलेक्शन होता है, कोई डायरेक्ट अधिकारी बन जाता है तो उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कोई एम्प्लॉय जो है वो अभी सिलेक्ट हुआ है, उसको इसमें सारे फेज पता लगेंगे जो उसे अभी तक पता नहीं है। इसीलिए इसको यहाँ पे जो है कार्यालय के अंदर हर चीज़ में दक्ष बनाने के लिए हमारी प्राज्ञ पुस्तक है। तो और इसीलिए हमें यहाँ दिया गया है। तो वो कह रहा है कि यदि आपका परिवार आपके साथ हाँ, क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, तो कार्यालय अधीक्षक जो है उसे बता रहा है, आपको अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत मिल सकती हैं जो 4 वर्ष में एक बार मिलती हैं। साथ ही गृह नगर यात्रा रियायत 2 वर्ष में एक बार मिलती है। यदि आपका परिवार आपके साथ नहीं रहता तो प्रति वर्ष गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत ले सकते हैं। और यदि आप 4 वर्ष के छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ ले रहे हैं तो आप 10 दिन की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण भी ले सकते हैं, लेकिन पूरे सेवा काल में केवल 60 दिन। ये सब भी रूल हैं। फिर किशोर कहता है, बहुत ही उपयोगी जानकारी दी सर आपने। और अब जो कार्यालय का जो है अधीक्षक है वो कहता है, जी हाँ, सरकार अपने कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ भी देती है। जो कर्मचारी सीजीएसएच यानी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की परिधि में आते हैं उनके पूरे आश्रित जो हमारा परिवार के चिकित्सा का जो उन्हें लाभ दिया जाता है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन। ये देखो नीचे वाली लाइन में, पेंशन कुछ निजी अस्पताल भी पैनल में, सॉरी ये ग्रीन लाइन हो गई, इसको हटाते हैं, पैनल में हमारे सीजीएसएच का जो कार्ड है उसके पैनल्स के अंदर ये रहा नीचे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिनमें जो है क्या इलाज के लिए अगर हम जो हमारा जो खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, उसको हम फिर आगे जो है क्लेम कर सकते हैं। जो स्वास्थ्य केंद्रीय जो है जो स्थान केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की परिधि में नहीं है उन्हें जो है एएमए यानी प्राधिकृत चिकित्सा की सुविधा दी जाती है। ये बता रहा है कि ये यहाँ पे फैसिलिटी है। किशोर कहता है, क्या वेतन के साथ साथ कोई भत्ते भी मिलते हैं? जी हाँ, अब उनको भत्ते बता रहा है। मूल वेतन के साथ आपको महंगाई वेतन भी मिलेगा, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं। और महंगाई वेतन यदि दे हो तो, और महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही। मकान का किराया भत्ता होता है, हमारा जो अलाउंसेज होते हैं ना उसमें डीए और एचआरए ये सब यहाँ पे, परिवहन भत्ता है ना, टीए, ये सब यहाँ पे बताया है मिलता है। तैनाती स्थल एवं अन्य मदों के आधार पर अन्य भत्ते भी दे होते हैं। किशोर कहता है, क्या बच्चों की शिक्षा हेतु भी कोई सुविधा है? तो जी हाँ, 5 वर्ष की आयु के बाद के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। 5 वर्ष के बाद बच्चा जो स्कूल में जाता है उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। और 96 यानी 1996 के बाद पैदा हुए केवल 2 बच्चों के लिए इस सुविधा का लाभ है, 2 से ज़्यादा है तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। किशोर कहता, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुझे ये बता दीजिए मेरी सीट कहाँ है, मुझे बैठ के ऑफिस में, मेरा पहला दिन है, मुझे कुछ काम करना है। क्योंकि जब हम नए नए जाते हैं तो हमें बहुत बोन होता है कि हमारी सीट कहाँ है, हमारा कैसा केबिन है, हमें कहाँ बैठना है। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो कार्यालय अधीक्षक कहते हैं, जी चलिए मैं आपको आपकी सीट पर ले चलता हूँ और कार्यालय के अन्य सहयोगियों से भी मिला देता हूँ। ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ है और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ये सब देख के बड़ी खुशी भी हो रही है। तो देखिए, अनुसंधान, इसमें कुछ शब्दावली है, हम देखते हैं। अनुसंधान होती है रिसर्च, यानी हम रिसर्च करते हैं ना पीएचडी में, उसे हिंदी में अनुसंधान कहते हैं। और सहायक होता है असिस्टेंट। और अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो होती है हमारी नियुक्ति, सिलेक्शन चयन। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। ये आप याद कर लेना, संघ लोक सेवा आयोग की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना, जैसे सीजीएसएच यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस टाइप से जो है ना शॉर्ट फॉर्म में होता है और आपको फुल फॉर्म इसकी लिखनी होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। कार्यभार ग्रहण करना, कार्यभार ग्रहण होता है, ज्वाइनिंग होता है, कार्यालय प्रमुख ऑफिस इंचार्ज होता है, संबोधन टू एड्रेस होता है, सेवा पंजी हमारी सर्विस बुक होती है। और भविष्य निधि जो है हमारा पीएफ जिसे कहते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है।
नॉमिनेशन नामांकन होता है, जैसे हम नॉमिनेट कर रहे हैं हिंदी कक्षाओं के लिए। और कर्मचारी समूह एम्प्लॉय हमारा ग्रुप होता है। बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम सबको पता है। और होम टाउन और डिक्लेरेशन ये सब जो है आप सबको पता ही है। सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट ये सब भी। लीव ट्रैवल कंसेशन कंसेशन जो होता है रियायत होती है। इनकेसमेंट होता है नकदीकरण। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है। हेल्थ स्कीम की हिंदी भी सबको ही पता है। और डिपेंडेंट आपको पता है, वैसे देखते जाना हिंदी आश्रित। और अलाउंसेस पता है, भत्ता बोलते हैं। बेसिक पे पता है, मूल वेतन होता है। और डियंस होता है हमारा महंगाई जो होता है। डियंस अलाउंसेज जो होते हैं वो महंगाई भत्ता होता है। और हाउस रेंट मकान किराया। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी हमारा परिवहन भत्ता होता है। और कंपनसेशन हमारी प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति इसे बोलते हैं। उसके बाद हमारा लेसन आ रहा है, इससे आगे जो है संघ की राजभाषा। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे हमारी संघ की राजभाषा जो है कितनी भाषाएं हैं। और संघ की राजभाषा हिंदी जो है कैसे बनी थी, क्या हुआ, कौन से इसमें अनुच्छेद है यानी आर्टिकल्स हैं। तो चलो हम इसे भी देखते हैं। मैं ज़्यादा कोई भी वार्तालाप या कोई भी कहानी नहीं सुना रही हूँ, कोई भी छोटी मोटी, क्योंकि वीडियोस जो है लंबे हो जाएंगे। हम अगर हमारी कक्षाएं चलती हैं, ऑनलाइन चलती है ऑफलाइन चलती है, तो हमारे पास थोड़ा सा जो टाइम होता है हम थोड़ी वार्तालाप भी कर लेते हैं। लेकिन वीडियोस जो है इसको अपलोड करने में आप समझ सकते हैं कि अभी रात के बहुत टाइम हो चुका है। लेकिन मुझे है ये डालना था, इसीलिए स्पेशली फॉर योर फैसिलिटी के लिए, आपकी सुविधा के लिए जो है। तो इसलिए जो है इसको जब ये अपलोड होगा, इसको सेट किया जाएगा, तो कम से कम एक वीडियो के अंदर 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि एक तो बनाने में लग जाएगा, एक से ज़्यादा लाइटिंग चाहिए, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो काफ़ी इसमें लगता है। तो मैं डायरेक्ट जो है नेक्स्ट लेसन जो है यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। और संघ की राजभाषा देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, सबको पता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उस देश का राजकाज उसकी जनता की भाषा में होना चाहिए, है ना। जनता की भाषा, अब जनता की भाषा हमारी क्या है, अगर हम यहाँ की हर एक एरिया की भाषा को लेते हैं, जैसे राजस्थान की लेते हैं, हरियाणा की, गुजरात की, पंजाब की, तो यहाँ पे अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग एरिया की जो हमें जो भाषा या लैंग्वेज या बोलियाँ मिलेगी, उसमें हम काम नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदी को जो है एक माना गया है, ताकि हर एक एरिया के अंदर हिंदी तो सब बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसीलिए जो है जनता की भाषा में काम होना चाहिए संघ का जो है। और इसलिए भारत जैसे विशाल देश में, ये देखो मैं बोल रही थी वो इसमें दिया है, अनेक बोलियां बोली जाती हैं। उनमें से संविधान में 22 भाषाओं का, कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाषाओं के नाम पाठ के अंत में दिए गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार का कामकाज चलाने और केंद्र एवं राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए संविधान सभा द्वारा जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा घोषित कब किया था, 14 सितंबर 1949 में, यानी 14 सितंबर 1949 को। और बल्कि यह भारत, हाँ, और क्योंकि यह भाषा न केवल देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, बल्कि समझी भी जाती है। और यह जो है भाषा भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपराओं से जोड़ने में भी सहायक है। जोड़ने की भी एक कड़ी है इसमें, जो बोला है, जो बातें मैंने अभी बताई वो इस पैराग्राफ में है। अब देखिए आर्टिकल की हम बात करें तो संविधान के भाषाई प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 टू 10 यानी 120, 210 तथा 343 से 351 तक के उपबंध राजभाषा से, यानी आर्टिकल जो है राजभाषा से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार ये देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी तथा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रस्तुत होगा। अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होगा। और 343 3 के अनुसार संसद जो है इस अवधि को बढ़ा भी। अब देखो 343 1 में देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी भाषा हो गई ना, राजभाषा हो गई। 2 के अंदर ये कहा गया है कि 26 जनवरी 1965 की बात कही थी हमारे संविधान निर्माताओं की, तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी। लेकिन आज देखिए हम 2023 में बैठे हैं, आज भी हमारे अंग्रेजी जो है कामकाज में चल रही है, क्योंकि आर्टिकल 343 3 के तहत ये भी बोला था अगर संसद चाहे तो इस पीरियड को, इस समय अवधि को और आगे भी
बढ़ा सकती है। तो बढ़ाती ही जा रही है संसद, क्योंकि जब तक, इसीलिए तो हम हिंदी पे जोर दे रहे हैं ना, इसीलिए राजभाषा या गृह मंत्रालय जो है, राजभाषा जो है वो ये चाहती हैं कि हम सभी जो है हमारे भारत में सभी के सभी कर्मचारियों को और हमारे जो है ऑफिसर्स होते हैं उनको हिंदी में पूरा काम उन्हें सिखा दें, ताकि हमारा जो टारगेट जो होता है कि अंग्रेजी हमारे पीछे रहे, इसको हम हटा दें और हमारी हिंदी को ही कंप्लीट जो है भाषा बना दें। लेकिन देखते हैं कब क्या होता है। 2025 का टारगेट दिया है कि इसमें हमें पूरे कर्मचारियों को जो है हिंदी में कंप्लीट जो है प्रशिक्षित करना है। हिंदी को जो है सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने हेतु अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ को हिंदी के विकास, प्रसार और क्या है समृद्धि के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित करने का दायित्व दिया है। अब देखो, ये कह रहा है कि 351 जो अनुच्छेद है उसके अंदर संस्कृत को भी, है ना, संस्कृत और अन्य जो गौण भाषाएं जो है ना, गौण अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द, ये नहीं, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें ये बोला गया संस्कृत के कुछ शब्द या अन्य भाषाओं के शब्द भी अगर हिंदी में आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। और हिंदी को जो है हमें क्या है, ऐसा भी न्यूट्रल नहीं बनाना है कि केवल हिंदी भाषी शब्द ही इसमें लिए जाएं। पैराग्राफ 3 देखिए, 3 है, 4 है, 4, हाँ। हिंदी शिक्षण योजना स्वैच्छिक आधार पर 1952 से तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित हो रही थी। पहले ये जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी, किंतु जुलाई 1955 से इसे जो है गृह मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। और इसी वर्ष संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत या अंतर्गत बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही अनुच्छेद 344(3) के अनुसार 1957 में तत्कालिक गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसे पंत समिति भी कहते हैं। अब यह संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने 1960 में, है ना, हिंदी जो है शब्दावली का निर्माण, संहिताओं, विधि साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों की हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार प्रसार, विधायकों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में विशेष जो है व्यवस्था जारी करने, तो निर्देश तो उन्होंने दिए थे, लेकिन निर्देश जारी किए जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हो गई। अब ये आयोग तो बन गया, लेकिन हुआ क्या, 27 अप्रैल 1960 के राष्ट्रपति जी के एक आदेश के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। अब देखिए इस लाइन को आप गौर से देखिए, अनिवार्य किया गया है। अब हिंदी जो है जैसे ही इसकी ट्रेनिंग चलती है तो बहुत से ऑफिसर्स, कर्मचारी ऐसे होते हैं वो इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें जो है जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारा भी इसमें कुछ नहीं है, हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ एक सरकारी, हमारा जो है सरकारी सर्विस के अंदर हमारी सेवा में ये वर्क है, इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, और ये अनिवार्य है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसके अंदर भी अनिवार्य है, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है इसका प्रशिक्षण अनिवार्य है। अनुच्छेद 343(3) के अनुपालन के फलस्वरूप 1963 में राजभाषा अधिनियम भी बनाया गया था। कब बना था? 1963 यानी 1963 के अंदर राजभाषा अधिनियम बनाया गया, और इसकी धारा 3(3) के अंतर्गत 14 प्रकार के दस्तावेज यथा अधिसूचनाएं, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा फॉर्म, संसद के जो है किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन तथा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य सरकारी कागजात हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए जाने अनिवार्य कर दिए। अब क्या है, जो हमारा 343(3) जो था और जो हमारा जो है भाषा का जो अधिनियम जो है पारित हुआ, उसमें अभी क्या किया गया कि ये जो चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं, संकल्प है, आदेश है, ये द्विभाषी जो है जारी किए जाते हैं। और राजभाषा अधिनियम 1963 का 1967 में फिर संशोधन किया गया, और साथ ही संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर 1967 में 1967 में एक संकल्प भी पारित किया, रिजोल्यूशन, जो जनवरी 1968 यानी 1968 है ना, 18 जनवरी 1968 को, सॉरी, उसे राजभाषा के
भारत के उसके उसको भारत के गजट जो होता है ना, राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसे राजभाषा संकल्प 1968 की संज्ञा दी गई। इसमें पहली बार सरकार को निर्देश दिए गए कि हिंदी के विकास के संबंध में एक गहन व्यापक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करें, उसे कार्यान्वित कर उसकी प्रगति की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर संसद में प्रस्तुत करें। इसी के अनुपालन में राजभाषा द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अब देखो, हम सर्कुलर लेके हर एक ऑफिस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मूल्यांकन रिपोर्ट जो है वो संसद में जो प्रस्तुत की जानी होती है, उसी के लिए एक प्रतिवेदन जो है आपके जो है ऑफिसेज में देते हैं कि हमें जो है यहाँ का डेटा उपलब्ध करवाया जाए कि कितने कर्मचारी यहाँ पे प्रशिक्षित हैं, कितने जो है अप्रशिक्षित हैं, और क्योंकि ये जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पे गवर्नमेंट आगे डिसीजन लेती है। अब देखो, अन्य जो है मंत्रालय जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्कर इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। अन्य मंत्रालयों विभागों के प्रशासनिक व नियम पुस्तकों आदि के अनुवाद हेतु मार्च 1971 में 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना। अब हम कई ऑफिस में जाते हैं तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ये ग्रीन इतना ऐसे कैसे चलने लगा, ग्रीन मार्कर बहुत फुल चल रहा है। तो 1971 के अंदर क्या हुआ, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना कर दी। और फिर बाद में मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में भी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो स्थापित किए गए हैं। साथ ही विधि संबंधी कार्यों के लिए भी जो क्या है, उनके अनुवाद के लिए भी वित्तीय आयोग की स्थापना नई दिल्ली में की, विधायी आयोग की स्थापना नई दिल्ली में की गई। जैसे ही फ्लैशिंग हो रहा है लाइट का, बहुत से शब्द जो है ऐसे लग रहे हैं जैसे उड़ रहे हैं, ऐसे दिख रहा है स्क्रीन पे भी। अगर मोबाइल पे अगर हम 4 घंटे से मैं यूज कर रही हूँ सिर्फ क्लासेस के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन मिलते हैं, सैटरडे और संडे, तो इसके अंदर वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी एनीवे, हिंदी के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय हिंदी जो है सलाहकार समिति, संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और विभागीय राजभाषा जो है कार्यान्वयन समितियों की स्थापना की गई। फिर कुछ समितियां भी बना दी और 1974 यानी 1974 में सरकार द्वारा तीसरी श्रेणी एवं कार्य जो है प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। अब इस अनिवार्य वाली लाइन को देखिए, ये पूरा इसमें लिखा है बैंकों के लिए और उपक्रमों के लिए, निगमों के लिए, सब के लिए जो है कंपलसरी कर दिया गया। 1983 में यानी 1983 में यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध द्विभाषी उपकरणों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई। अब क्या है, उन्होंने कहा कि ऐसे तो हिंदी नहीं चलेगी, इसको हमें टेक्नोलॉजी में भी लाना पड़ेगा। 1985 में हिंदी भाषा जो है, 1985 में हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और आशुलिपि के गहन प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। और हिंदी भाषा जो है थोड़ा सा इसे मैं जूम इन करती हूँ क्योंकि साइड से दिख नहीं रहा है। हाँ, तो देखिए, अब हम पढ़ रहे थे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी 1985 में। किसके लिए की गई थी? हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि के गहन प्रशिक्षण है। तो अब ये जो है हमारी जो CHTI क्या करती है, भाषा का भी, टंकण का भी और आशुलिपि का प्रशिक्षण भी यहाँ पे करवाया जाता है। तो इसके लिए हिंदी भाषा, टंकण एवं आशुलिपि के गहन प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम भी यहाँ पे है और वर्कशॉप होती हैं, कार्यशालाएँ होती हैं। और उसके बाद प्रेरणा एवं सद्भावना स्वरूप विभिन्न प्रोत्साहन जो है योजनाएं लागू करने से राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके लिए राजभाषा जो है गृह मंत्रालय कुछ जो है कैश अवार्ड भी जो है आपके लिए, जो हिंदी सीखते हैं, हिंदी जो है सीख तो सभी ने लिया, जो कार्य साधक हिंदी का ज्ञान प्राप्त करते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, उनके लिए जो है गवर्नमेंट उन्हें पैसा भी देती है, पुरस्कार स्वरूप, है ना। तो संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। असमिया, उर्दू, कन्नड़, बंगाली, संस्कृत, आप देख लेना थोड़ा। मैं जो है इसकी एक शब्दावली जो है इसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद हमारा खंड 2 जो है
पत्राचार और मसौदा लेखन, हमारा पत्र लेखन शुरू हो जाएगा। और ये पाठ जो हैं यानी हमारी हिंदी के जो कुछ चीज़ें जो हैं कार्यालय में प्रयोग की जाती है वो हमने सीख लिया है। मार्कर बहुत बड़ा दिखने लगा, इसको क्या हो गया, हम पिंक लेते हैं। चलो, सारे ही बड़े कैसे हो गए, आई डोंट नो। अब देखिए शब्दावली देखिए। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी सबको पता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, और धार्मिक रिलीजियस होता है, लो कानून, और अधिनियम सह राजभाषा एक्ट या को ऑफिशियल लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट को हम दस्तावेज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अधिसूचना नोटिफिकेशन है, रेजोल्यूशन जो होता है संकल्प होता है, रूल नियम होते हैं, और प्रेस जो है हमारा कम्युनिटी, इतना ही है ना, उधर कुछ नहीं। हाँ, तो जो हमारी प्रेस विज्ञप्ति होती हैं, रिपोर्ट प्रतिवेदन भी कहते हैं इसे हिंदी में, रिपोर्ट भी लिख सकते हैं आप। बाइलिंगुअल होता है, द्विभाषी, और अमेंडमेंट होता है संशोधन, और अमेंडेड मतलब संशोधित। और इंटेंसिव होता है गहन प्रशिक्षण यानी गहराई से, डीपली। इम्प्लीमेंटेड होता है कार्यान्वित। आउट होता है स्वामित्व। एनुअल असेसमेंट वार्षिक मूल्यांकन। रिपोर्ट, ये देखो मैंने कहा ना, रिपोर्ट को रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप रिपोर्ट को प्रतिवेदन भी कह सकते हैं। और अनुपालन, वार्षिक एनुअल कार्यक्रम प्रोग्राम। और लो जो है कमीशन होता है विधायी आयोग। और केंद्रीय हिंदी समिति, सेंट्रल हिंदी कमेटी जिसे बोलते हैं। उसके बाद जो है 2-4 शब्द और हैं हमारे। नियंत्रणाधीन, कंट्रोल्ड, है ना। उपक्रम होते हैं, अंडरटेकिंग। तकनीकी कक्ष होते हैं, टेक्निकल सेल। और प्रोत्साहन योजनाएं होती हैं, इंसेंटिव स्कीम्स। ये थी हमारी कुछ जो है, और है ना, इसमें कुछ रहा तो नहीं ना, नहीं रहा, सब कुछ हो गया है। तो ये थी हमारी कुछ शब्दावली। आगे वाले जो है हमारे पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग क्या होता है, उसके बाद फिर नोटिंग ड्राफ्टिंग जो है हमारा कुछ पार्ट इसमें दिया हुआ है। बाकी डिटेल से हमारा आगे का जो कोर्स होता है पारंगत, दूसरा पाठ्यक्रम जो प्राज्ञ के पास करने के बाद जो करवाया जाता है उसमें दिया हुआ होता है। तो चलो, अगर आपके लेकिन बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, कौन से आर्टिकल्स थे, क्या सब चीज़ें थी, एक जॉइनिंग होती हैं, फिर क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके बाद जो है क्या क्या पनिशमेंट होता है, सब चीज़ें हैं ना, आपने और हमने इस जो है हमारे पार्ट 1 में देखा है। अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें हम फेस करते हैं, तो उसके बाद हमें लेटर भी लिखना पड़ता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग भी करना पड़ता है। तो वो हम खंड 2 में देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसे प्रोसीडिंग में जो है यूज कर सकते हैं, और कैसे हमारी प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं लेटर्स मसौदा टिप्पणी के द्वारा। और फिर से बोल रही हूँ कि आशा तो मैं कर ही सकती हूँ, बाकी तो नहीं पता। आशा करती हूँ कि आपको जो है पढ़ाई गई चीज़ें समझ आई होगी। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारी अगली कक्षा में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो जो है, एक बेल आइकन है जिसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से आपको सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे कुछ नहीं है। और वैसे भी मैंने चैनल को मोनेटाइज वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि सिर्फ हिंदी के वीडियोस डाल रही हूँ, ज़्यादा मैं कोई इसमें नहीं डाली। और वो ही जो लगता है कि कुछ कर्मचारी जो है क्लासेस नहीं ले सकते, उन्हीं के लिए। तो सब्सक्रिप्शन से हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और नोटिफिकेशन क्लासेस तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है, कुछ नोट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो हमें लगता है ना कि जल्दी जल्दी हम क्लास अब नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपने चैनल के थ्रू कुछ लोग उनको PDF में भेज देते हैं, तो PDF स्टूडेंट नहीं देख पाते। और चैनल को अगर आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप वीडियो जो ऑन करके रख देंगे, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, उससे बेटर आपके कानों में कुछ जाएगा ना। और आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा हमें सुनने से समझ में आता है, और सुनने से ज़्यादा हमें देखने से समझ में आता है, क्योंकि देखी हुई चीज़ जो होती है वो कभी नहीं भूल सकते, और सुनी हुई होती है वो पढ़ी हुई से ज़्यादा याद रहती है। ये एक राइटर की कोट है, बताना किसने क्या बोला था कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।